साथियों नमस्कार। कहीं दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते कि डॉक्टर एलोपैथ हैं या होम्योपैथ हैं या आयुर्वेदिक। तब मुझे इलाज की जरूरत होती है और एक पद्धति कहती है कि मर्ज का इलाज तत्काल, तो दूसरी कहती है कि सेफ और सुरक्षित, और तीसरी कहती है बिना साइड इफेक्ट के। तो ऐसे ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे भारत फर्स्ट टीवी के मंच पर हमारे महानगर के महत्वपूर्ण चिकित्सक, जिनसे मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा। बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। जी आप? डॉक्टर संजीव सक्सेना, आयुर्वेदिक फिजिशियन, और बुद्धि विहार में मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 28 वर्ष हो गए मुझे लगभग आयुर्वेद। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। आप हैं? मैं डॉक्टर जेपी चंदेल, एमडी मेडिसिन। मैं ताली खाने पे कार्डियो डायबिटिक केयर सेंटर चलाता हूँ। मुझे लगभग 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। जी आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश कुमार, होम्योपैथ फिजिशियन। मैं पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न मेरा चंदेल साहब से। यूरोप में जन्मी एलोपैथी किस सिद्धांत पे काम करती है? किस सिद्धांत पे आप इलाज करते हैं? हमारी एलोपैथी जो है ये तथ्यों पे आधारित है, वैज्ञानिक सोच पे आधारित है, शोध पे आधारित है। यदि हम कहते हैं कि मरीज को टीबी है तो टीबी के बैक्टीरिया हम उसमें देखते हैं, पहचानते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, आयुर्वेद किस सिद्धांतों पर काम करता है? ये आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति है जी। और ऋषि मुनियों के द्वारा ये यहाँ लाई गई है समाज में, पृथ्वी पर। वात पित्त कफ इसका मुख्य जो है दोष के सिद्धांत है। पंच महाभूत, रक्त, इस सिद्धांत पर अगर हम चिकित्सक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तभी सफलता मिलती है रोगों को सही करने में। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जर्मनी में जन्मी होम्योपैथिक किस सिद्धांत पे काम करती है? ये समांतर समांतर वाला नियम है, सिमिलर वाला। अच्छा जी। इसमें जो है वास्तविक ट्रीटमेंट जो है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही होता है। किसी भी केस के लिए पर्टिकुलर कोई विशेष मेडिसिन नहीं होती है। इसमें पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के वाइटल मेडिसिन क्या है, वाइटल सिम्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज विदेश में बैठ करके लोग सर्जरी कर रहे हैं मुरादाबाद की। ये आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा दिन पर दिन ग्रोथ देख रहे हैं हम, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिन प्रतिदिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एडवांस हो रहे हैं। अब लोग अमेरिका में बैठे हुए यहाँ पे ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में मरीजों का भला होता है। मरीजों को कम टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ब्लीडिंग कम होती है और मरीज जल्दी ठीक होके अपने घर चले जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है। आयुर्वेद किस रोग में सबसे ज्यादा कारगर है डॉक्टर साहब आपकी दृष्टि से? देखिए, वैसे तो आयुर्वेद जो है जितने भी क्रोनिक बीमारियां होती हैं पुरानी जी और जीर्ण, उसमें तो कारगर है ही जी। लेकिन आयुर्वेद हर बीमारी में अपना अपना एक रोल अदा करता है। अगर वात पित्त कफ यानी सिद्धांत को हम पकड़ते हैं, वैसे आज की तारीख में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और थायराइड, जी मोटापा, ये बीमारी एक सिंड्रोम के रूप में उभर रही हैं। यदि पेशेंट आयुर्वेद के पास तुरंत आता है तो आयुर्वेद सबसे पहले आहार विहार, उसके बाद चिकित्सा आती है और पूरी कारगर पद्धति है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक साइड इफेक्ट लेस पद्धति कहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बिल्कुल 100% तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें साइड इफेक्ट है ही नहीं। अगर गलत तरीके से, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे लोग देख करके दवाइयाँ ले लेते हैं या गूगल्स पे, जबकि उन्हें पता नहीं होता है कि किसी भी दवाई की ड्यूरेशन क्या है, ये किस चीज़ से बनी है। अनजाने में, अज्ञानता की वजह से वो दवाई की फ्रीक्वेंसी भी लेते रहते हैं किसी भी पोटेंसी में, 30, 200 या 1 एम में। तो ये एकदम नादान है वो लोग और भारी नुकसान उठा सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये साइड इफेक्ट इसमें नहीं होते हैं। माना कि बहुत स्लोली होते हैं, कोई भयंकर नहीं होते, लेकिन होते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात। लोगों में भ्रम है ये कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होते। डॉक्टर साहब, आप चूंकि आपका सब्जेक्ट इसमें विशेष योग्यता जो हम डायबिटीज है जी, तो डायबिटीज के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्या इसमें जीवन पर्यंत दवा लेनी पड़ती है मरीज को? यदि जब डायबिटीज शुरू होती है 3 स्टेज में होती है। नॉर्मल आदमी होता है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। सर, प्री डायबिटिक तक हम लोग उसे रिवर्स कर सकते हैं और पेशेंट ठीक हो सकता है। यदि शुगर का इलाज, परहेज, व्यायाम शुरू किया जाए
तो ये रिवर्ट भी हो सकती है। लेकिन जब डायबिटीज आगे ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो जीवन भर इसका इलाज लेना ही पड़ता है। पहले गोलियां लेते हैं, जब गोलियों से कंट्रोल नहीं होता तो इंजेक्शन इंसुलिन के लगवाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में क्या किसी भी मर्ज का इलाज जड़ से संभव है? बिल्कुल, यदि अगर आयुर्वेद के पास तुरंत मरीज आता है फर्स्ट स्टेज में ही, जी तो अधिकांश बीमारियों का जड़ से इलाज है। लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जी उस पर आयुर्वेद पंचकर्मा के साथ मिलकर काम करता है, और यदि पेशेंट पूरा समय दे आयुर्वेद को तो निश्चित लाभ होता है। डॉक्टर हरीश कुमार जी, किस समस्या के लोग ज्यादातर आपकी पैथी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? एक्चुअल आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, डायबिटिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्किन एलर्जियाँ बहुत विकार रूप ले रखी है। अच्छा, इसमें हमारे होम्योपैथी में इन दोनों ही चीज़ों का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है और क्योरेबल है, क्योंकि हमारी होम्योपैथी जो है किसी भी केस को सप्रेशन नहीं करती है। जी। अगर कोई केस सप्रेस्ड है, जैसे स्किन एलर्जी का मैटर है, तो अगर दवा देते ही वो अगर एग्रीवेशन होता है तो दी हुई दवाई का सबसे शानदार सिम्टम होता है। समझ लीजिए कि बहुत सटीक मेडिसिन आपने चुनाव करके दी है पेशेंट को, वो निश्चित तौर से वो उसको पार उतार के ही छोड़ती है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आहार विहार योगा को आप कैसे जोड़ते हैं एलोपैथी से? एलोपैथी में यदि हम ये कहें, हम चाहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है एक, इलाज से बचाव बेहतर, ये एक हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है। जब बचाव की बात करते हैं तो आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। शुगर के मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, गुर्दे के मरीजों के लिए, हार्ट अटैक के मरीजों के लिए आहार इंपॉर्टेंट है। हम मरीजों से कहते हैं पहले अपना आहार बदलिए, जी फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मेडिटेशन योगा कीजिए, दवाइयाँ चौथे नंबर पे खाइए। आइडियल एलोपैथी में हम ये प्रयोग में आजकल ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक पद्धति में भी क्या योगा आहार विहार को आप किस तरीके से लोगों को मशवरा देते हैं? देखिए, आयुर्वेद पद्धति में तो सर्वप्रथम हम कहते ही हैं आहार विहार, योग और चिकित्सा। आहार किस कहते हैं, जो भी हम खान पान ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, और प्रकृति अनुसार यदि वो भोजन ग्रहण करेगा तो वो बीमार होगा ही नहीं, सिर्फ मौसमी बीमारियां उसको अटैक कर सकती हैं। दूसरा विहार, यानी उसके सोने का, उठने का, बैठने का, घूमने का क्या तरीका है, उसको आयुर्वेद महत्व देता है। उसके बाद शरीर पे कम से कम 1 से 2 घंटे अपने ऊपर देना चाहिए, चाहे वो प्राणायाम के माध्यम से या कोई व्यायाम हो या टहलने के माध्यम से। अगर ये तीनों सही रूप से व्यक्ति करता है तो बहुत कम देखा गया है बीमार हो, और यदि बीमार होता है तो चौथा पार्ट हमारा चिकित्सा का आता है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर हरीश कुमार जी, कैंसर को लेकर के आपकी पद्धति में क्या व्यवस्था है? देखिए, इसमें कैंसर एक के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन अगर कहा जाए कि ये कैंसर की मेडिसिन है तो ये गलत बात है। अच्छा। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अंदर कैसे कैसे सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, और होम्योपैथी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चलती है, सभी जानते हैं। अगर सटीक सिम्टम्स अगर हम पकड़ लें और बहुत सूक्ष्म मात्रा में दवाओं का इस्तेमाल करें, दवाओं को फ्रीक्वेंसी पे ना डालें बार बार, तो बहुत बार अच्छे परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर साहब, एलोपैथी में चूंकि सबसे सर्वव्यापक पैथी है पूरी दुनिया में, तो इसको कैसे देखते हैं आप अपने स्तर से कैंसर को लेकर के? जी, कैंसर का इलाज एलोपैथी में संभव है, बेशर्ते पेशेंट जल्दी आ जाए। अच्छा। पेशेंट को लक्षण पहले मालूम पड़ जाते हैं, लेकिन हम अपने लक्षणों को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। यदि किसी भी कोई भी कैंसर हो, मरीज जल्दी आ जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, तो कैंसर का इलाज 100% संभव है। कैंसर के मरीज 20-25 साल तक जीते हैं, कैंसर होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ अपनी। शर्त वही है, अर्ली डिटेक्शन और पूरा इलाज। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में कैंसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चरक, धन्वंतरी हमारे भीष्म पितामह हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद में भी कैंसर पे बहुत अनुसंधान हो रहे हैं वर्तमान में, और लगभग हम लोग 80% तक कैंसर सही कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आयुर्वेद में हम लोग जो है 80% तक अभी कामयाबी करे हुए हैं। लेकिन अगर 4th स्टेज है या ग्रेड 2 या 3 ग्रेड का पेशेंट आ रहा है
तो उसमें बिना हमें तीनों चीजें समायोजित करनी पड़ती हैं। आयुर्वेद के साथ हमें कीमो भी देनी पड़ सकती है और हमें रेडिएशन भी देना पड़ सकता है, और सर्जरी का पार्ट है, कोई अबूर्त बड़ा है तो सर्जरी भी की जा सकती है उसकी। हमारी दवाइयाँ ऐसे अबूर्तों को कम कर देती हैं, और उसके बाद पार्ट फिर एलोपैथ का आता है सर्जरी का। तो ऐसा नहीं है कि आज के तारीख में किसी को कैंसर हो गया तो बहुत ज्यादा वो घबरा जाए। भय नहीं करना है, भय हर बीमारी में नुकसान देता है। तरीके से इलाज कराए और प्री स्टेज में, अर्ली स्टेज में पेशेंट किसी को भी दिखाए तो इलाज संभव है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ट्रेन से सफर करें तो हर 1 किलोमीटर आपको विज्ञापन दिख जाएंगे, सेक्स पावर बढ़ाइए और ऐसा करिए वैसा करिए। पाइल्स की आप देखेंगे हर जगह ये सब विज्ञापन है। ये सब इसके पर क्या कहना चाहेंगे? मुख्य बात यह है कि लोगों में अज्ञानता है। हमारे नौजवानों को सेक्स के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता जी। घर पे वो बात करते हुए डरते हैं, इसलिए जो नीम हकीम है वो दीवारों पे लिख के, वीडियो बना के, यूट्यूब पे चैनल पे चला के उनको दिग्भ्रमित करते हैं। सेक्स का विषय हमेशा ही एक गुप्त विषय रहा है, छिपा हुआ विषय रहा है, और लोगों में इतनी, नवयुवकों में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। इन भ्रांतियों के कारण ही वो इन लोगों के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद करते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं और अपनी हेल्थ को बिगाड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हैं कि इस तरह के जो सेक्स पावर बढ़ाने के या सेक्स रोगों के लिए जो विज्ञापन और नीम हकीम दिखाई देते हैं हर कदम कदम पर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सिर्फ उनकी मार्केटिंग है जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्चुअल क्या है कि जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, नई उम्र के लड़के आते हैं जी, तो वो हमसे बताते हैं, तो हम उनसे बहुत सारी बातें कुछ मालूम करते हैं। तो काफ़ी हद तक स्थिति में ये देखता हूँ कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और मैं उनको काफ़ी हद तक समझा के अभी इस मामले में ना पड़े। जब आपकी मैरिज हो जाए उसके बाद में रियलिटी सामने आएगी आपकी। तो कई बार समझा करके उन्हें भेज देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को दवाई दी जाए। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि उसको सही ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, आगे वास्तविकता कहाँ वीकनेस होती क्या है, सेक्सुअल वीकनेस होती क्या है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, हमारी जो संस्कृति है हमारे देश की, यहाँ सेक्स के मामले में अवेयरनेस में बहुत ही पुअर कंडीशन है। सही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी राय इस पर, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो भ्रामक विज्ञापनों से लोग दूर रहें, दूसरे ऑथेंटिक यानी किसी भी योग्य चिकित्सक के पास जाएं, कोई भी समस्या हो तो वहां सलाह लें और इलाज भी संभव है। 2 प्रकार से ज्यादातर केस हम लोग देखते हैं, मानसिक और शारीरिक। दूसरे, आसपास के वातावरण भी उनको मानसिकता दूषित करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा फोकस है कि क्या इन परिस्थितियों में लोगों को सेक्स के प्रति कोई एजुकेशन, कोई जागरूकता, कोई ऐसी अवेयरनेस, कोई ऐसा मिशन की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से सरकार से मैं अपील करता हूं जी कि एक सेक्स के बारे में पूरी तरीके से हमारे पाठ्यक्रम में उसका ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान हमारे युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। युवाएं भ्रमित हैं युवा, और चूंकि जैसे अभी बताया हमारे चिकित्सक भाई ने कि गुप्त होती है ये रोग गुप्त होता है। अब गुप्त रोग आदमी डरता है, शर्माता है, नहीं कह पाता, और अगर वो देखता है तो ऐसे ही भ्रामक विज्ञापन से उसी को सच मान लेता है। तो जब सरकार पाठ्यक्रम रखेगी, उसमें एक्सपर्ट के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, जिससे समाज हमारा उसके प्रति लाभान्वित हो पाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार जी का कहना है कि ये सिलेबस में शामिल होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन। क्या कहना चाहेंगे? अवश्य होना चाहिए। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन जी में जैसे शामिल होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन, ऐसे सेक्स एजुकेशन भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि लोगों में अज्ञानता है। नवयुवकों को पता ही नहीं है कि सेक्स क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जी। तो अज्ञानता के कारण वो नीम हकीमों के चक्कर में पड़ते हैं। तो यदि हमारी शिक्षा में शामिल होगा, बच्चे शुरू से पढ़ेंगे, उनके दिमाग में क्वेरीज होंगी तो उनके अध्यापक उन्हें क्लियर करेंगे। तो इसे शामिल करना बहुत जरूरी है एजुकेशन में, सेक्स एजुकेशन। डॉक्टर साहब, सेक्स एजुकेशन, सेक्स अवेयरनेस के लिए क्या आप भी सहमत हैं डॉक्टर साहब के विचार से?
मैं दोनों डॉक्टर के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सेक्स एजुकेशन के विषय में बहुत पहले से चर्चा होती रही है, लेकिन अभी तक उसको लाया नहीं गया है। ये हमारी बहुत वीकनेस है हमारे समाज के लिए, बहुत ज़रूरी भी है ये क्लासरूम में हमारी शिक्षा पद्धति में इसको एक सब्जेक्ट जरूर बनाना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं अपने सभी अतिथि चिकित्सक गणों से एक बार पुनः वंदन और आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने भारत फर्स्ट टीबी के मंच को साझा किया और लोगों को जानकारी दी। तो साथियों, अभी आप हमारे मेहमानों को इलाज की बारीकियों से तीनों पद्धतियों को सुना, और ऐसे ही अहम मुद्दे के लिए बने रहिए भारत फर्स्ट टीबी के साथ। जो जानकारी चिकित्सकों द्वारा दी गई है, उसमें आपकी राय क्या है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर मुझे प्रेषित कीजिए। हमारे सहयोगी नीरज कुमार जी के साथ मैं शिवहरि सिंह गौड़, भारत फर्स्ट मुरादाबाद से।